हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग सर्किल का एक जो छूटा हुआ पार्ट था वो लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या छूट रहा था। इसमें टॉपिक हमारा ये छूट रहा था कि अगर कोई भी हमारा सर्किल है वो एक्स एक्स और वाई एक्स पे कोई अंतःखंड काटता है तो उस अंतःखंड की क्या लंबाई होगी और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो टॉपिक डाल देता हूं मैं, एक्स एक्स तथा वाई एक्स पर कट्टे अंतःखंड खंड की लंबाई ज्ञात करना। मतलब अगर हमारा कोई भी सर्किल है तो एक्स एक्स और वाई एक्स पे जो अंतःखंड काटेगा उसकी क्या लंबाई होगी, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हम लोग इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। इस टॉपिक के लिए मैं एक सर्किल बना देता हूं। ये आपका कुछ सर्किल है, थोड़ा सा स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, ये हमारा एक सर्किल है जो कि एक्स अक्ष पे भी कुछ अंतःखंड काटता है और वाई अक्ष पे भी कुछ अंतःखंड काटता है। तो ये जो अंतःखंड कटे हुए हैं इनकी क्या लंबाई है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सर्किल का समीकरण वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, हम लोगों को पता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे ए पॉइंट मान लेते हैं सबसे पहले और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं एंड इसको सी और इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मैं इसके अगर ये पॉइंट माने हैं तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। हम मान लेते हैं इसके x1, 0 होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट x2, 0 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि y1 0, y1 और ये क्या होगा 0, y2। ये हमने मान लिया। ठीक है, माना, इसको वृत्त बन दे देते हैं। माना वृत्त बन एक्स अक्ष को ए तथा बी पर काटता है। ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं एंड वाई अक्ष को कितने पर, सी तथा डी पर काटता है, जिनके निर्देशांक क्रमशः कितने x1, 0 ए एंड बी है आपका x2, 0 और आपका सी जो है वो 0, y1 हमने मान लिया है और डी जो है वो कितना है 0, y2 है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली लेंथ मेरी कितनी हो गई ए बी और ये वाली लेंथ कितनी हो गई सी डी। तो मुझे ए बी और सी डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि अगर वृत्त बन जो है वो हमारा एक्स अक्ष को कहीं पर भी कट करता है, वृत्त बन जब एक्स अक्ष को काटता है तब
जब एक्स एक्स को काटता है तो हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स एक्स बाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस का 2gx और प्लस c बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई जब एक्स एक्स को ये कट कर रहा है ना। एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट, इसके एक्स एक्स पे जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं। तो अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है। तो ये लेंथ a प्लस बी जो होगी, ए बी जो होगी वो x2 माइनस x1 के बराबर होगी। यानी कि इस वाले में से इसको घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। बहुत अच्छे से हमें पता है। अब देखिए समीकरण 2 जो है वो हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 मूल होंगे। ठीक है, समीकरण 2 द्विघात समीकरण है, अतः इसके 2 मूल होंगे। ठीक है, मूल का मतलब रूट होंगे जो कि x1 और जो कि हमारे x एक्सिस को कट कर रहे होंगे दो जगह। अब दो जगह x एक्सिस को कट कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं कहाँ पर कट कर रहे हैं। एक तो a पर कट कर रहे हैं, दूसरा b पर कट कर रहे हैं। तो a पर हमने डिस्टेंस x1 ली हुई है और b पर हमारी x2 ली हुई है। तो वो दोनों मूल कौन कौन से होंगे, x1 और x2 ही तो हुए, है ना। तो x1 और x2 जो दोनों मूल हैं, अतः इसके 2 मूल होंगे। कौन कौन से होंगे, x1 एंड x2 होंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मूलों का योगफल से दिस इम्प्लाइज x1 प्लस x2 जो होगा वो कितना होगा, माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस का 2g अपॉन 1 डेट इज आपका माइनस का 2g। मूलों का गुणनफल x1 इंटू x2 माइनस प्लस का c अपॉन ए। तो ये हो जाएगा c अपॉन 1 डेट इज आपका c। क्लियर है। तो यहाँ से एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर x2 माइनस x1 कर लें, है ना, इसमें से अगर इसे घटा दूँ मैं तो ये डिस्टेंस आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो x2 माइनस x1 जो होगा, जो कि किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ए बी जो होगा x2 माइनस x1, और इसको मैं कह सकता हूँ x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4x1 x2, ऐसे कह सकते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इस तरह से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में x1 प्लस x2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है, कितना हो जाएगा, 4g स्क्वायर और माइनस का 4c। ठीक है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा कितना, 2 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर माइनस का c। यानी कि ए बी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अगर इसमें से जो g होगा और c होगा, इन दोनों की वैल्यू को निकाल के अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो जितना अंतःखंड ये कट रहा होगा ए बी, उसके हम लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कि बाई अक्ष पे जो कट रहा है उसे देख लेते हैं। वृत्त वन जब एक्स अक्ष को काटता है, ये हो गया। जब बाई अक्ष को काटता है, वृत्त वन जब बाई अक्ष को काटता है तब उस टाइम y बराबर एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी बाई स्क्वायर प्लस का 2f(y) प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। तो सेम ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल क्या होंगे, y1 y2 होंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल क्या होंगे, y1 y2 होंगे। इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, तो आपका समीकरण 3 या समीकरण 3 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अतः इसके भी क्या होंगे, 2 मूल होंगे, 2 मूल y1 तथा y2 होंगे। सही है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
माइनस का 2f एंड y1 इंटू y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा c। तो हमारा ये सी डी जो होगा वो y2 माइनस y1 इक्वल्स टू कितना अंडर रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर यानी कि 4f स्क्वायर और माइनस का 4c दैट इज आपका कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। तो यानी कि सी डी जो होगा वो ये होगा, अंतखंड हमारा सी डी ये होगा और ए बी जो होगा वो ये होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इससे एक रिलेटेड मैं बात और आपको बता दूं कि अगर ये अंतखंड ये वाली डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो ये स्पर्श करने लगेगा एक्स एक्सिस को, और ये वाली 0 हो जाए तो बाई एक्स को स्पर्श करने लगेगा। उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि अगर आपका एफ स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जी स्क्वायर का मान सी के बराबर हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से दो कंडीशन मिलती हैं। पहली कंडीशन ये होगी, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से दो कंडीशन हमें पता लगती हैं कि अगर जी स्क्वायर जो है वो सी के बराबर है तो हमारा वृत्त जो होगा, वृत्त बन किसको स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, है ना। और अगर आपका एफ स्क्वायर बराबर सी आ जाए तब वृत्त बन जो होगा वो बाई अक्ष को स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा। ये बात यहाँ से क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। तो ये भी कंडीशन बहुत जरूरी है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण है कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कोई भी एक द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण एक वृत्त को प्रदर्शित करेगी किस किस कंडीशन में, कि इसके लिए क्या कंडीशन होंगी कि जो वृत्त को प्रदर्शित करेगी ये। तो अगर कोई भी द्विघात समीकरण इस तरह से दे रखी होगी तो उसके लिए तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में ये कैसा होना चाहिए, एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक, यानी कि एक्स तथा वाई में द्विघात समीकरण हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारा ये है कि एक्स और वाई के हमेशा कोएफिशिएंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर बी होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि जो हमारा एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का गुणांक शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य होगा। यानी कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसमें एक्स वाई का गुणांक नहीं दे रखा है और ए बी बराबर, दोनों ए और बी बराबर दे रखे हैं और आपका एक्स वाई में द्विघात समीकरण है, तब ये जो समीकरण दे रखी होगी वो हमारी क्या होगी, एक वृत्त को प्रदर्शित करेगी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो अगर इस पे कोई भी तीन पॉइंट स्थित हैं, ठीक है, अगर कोई भी इस पे तीन पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3, या फिर आपसे ये कह रहा है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, कि इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो ये जो जनरल इक्वेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, x1 y1 को एक बार सेटिस्फाई कर देते हैं, दूसरी बार में x2 y2 को सेटिस्फाई कर देते हैं, तीसरी बार में x3 y3 को सेटिस्फाई कर लेते हैं और g f और c की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस का 2gx1 प्लस का 2fy1 और प्लस c इक्वल्स टू 0, एक x2 स्क्वायर प्लस का
बाई टू स्क्वायर प्लस का 2g(x2) प्लस का 2f(y2) प्लस c बराबर 0 2, और x3 स्क्वायर प्लस का y3 स्क्वायर प्लस का 2g(x3) प्लस का 2f(y3) प्लस c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का समीकरण 1, 2 और 3 को हल कर g, f, c का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट होंगे यहाँ पर g, f और बाकी सब चीज़ हमें वैल्यू पता होगी, लेकिन g, f और c तीन वैल्यू ऐसी होंगी जिन्हें हमें निकालना पड़ेगा, तो हम आसानी से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम इसमें पुट कर देंगे। समीकरण ए कह देता हूँ, इसमें समीकरण ए में रखते हैं। ठीक है, इसमें जब रख देंगे तो जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो क्या होगी, इन तीनों बिंदु से ऊपर जाने वाले वृत्त का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।